हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कुदारा सर पे। बच्चों, कोशिश करेंगे समझने की। काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल है ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है। इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। तो कोशिश करेंगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स जानने की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएंगे। आसान भाषा में, सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी। बाकी बच्चों के पास भी शेयर करना, ठीक है? कोई गलती हो जाए तो भाई माफ करना। चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जिनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों एक कमेटी बनाई गई, ठीक है? एक समिति बनाई गई जून 2017 के अंदर। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के बारे में अगर बात करें तो बच्चों ये इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं 1994 से लेकर के 1994 से लेकर के 2003 तक, ठीक है? भारत की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है? इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने, प्यारे बच्चों, ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, इनकी फोटो है, ठीक है? इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है? इस कमेटी ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार की गई। क्या ये पहली शिक्षा नीति थी? जी नहीं। 1968 में एक शिक्षा नीति पहले आ चुकी है। इसके अलावा 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आ चुकी है। अब ये जो तीसरी बार नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 के अंदर आई है। 2019 में इनकी रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद 2020 में इसको तैयार किया गया, ठीक है? इसलिए इसको एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि इसके अंदर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, ठीक है? पहला तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, सबके अंदर आता है, करंट अफेयर में भी कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? एमफिल को खत्म कर दिया गया है भाई। जो एमफिल का जो प्लान था ना, इसको इस शिक्षा नीति के अंदर क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। और अब जो बीएड है वो 4 साल का होगा। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। आइए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर बच्चों के लिहाज से भी और टीचर के लिहाज से भी हर तरह से इसके अंदर बदलाव किए गए हैं और बदलाव करने जरूरी भी है, ठीक है? इतने सालों के बाद जो नई शिक्षा नीति बनी है और एजुकेशन के अंदर सुधार समय समय पर होनी चाहिए, इतना ज्यादा समय लगा, ये भी बड़ी दुख की बात है, ठीक है? तो चलिए बच्चों बात करते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या है। बच्चे, जो पहले वाला पैटर्न था अब वो पैटर्न नहीं रहेगा। अभी लागू नहीं होगी शिक्षा नीति, समय लगेगा इसके अंदर, पता नहीं कब तक लागू होगी। अभी ये नहीं कह सकते कि अभी से लागू हो गई, लेकिन समय लगेगा, ठीक है? इस शिक्षा नीति के अंदर जो शिक्षण व्यवस्था है, जो एजुकेशन हमारी जो पॉलिसी है, जो मैनेजमेंट है, ये बच्चों 5-3-3-4 इस क्रम में इसको जोड़ा जाएगा। अब ये क्या है सर 5-3-3-4? बच्चों पहले जो 5 साल का है वो है अपना फाउंडेशनल कोर्स, यानी कि यहां पर बच्चों का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा, ठीक है? अब ऐसे नहीं कि भाई सीधा आप स्कूल में भेज रहे हैं, सीधा ही आप लोगों के पेपर लिए जा रहे हैं, सीधा ही कुछ नहीं, है ना? तो इस शिक्षा नीति में क्या किया जाएगा? बच्चे का पहले नींव तैयार की जाएगी, फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? पहले पहले बच्चे को, बच्चों पहले 3 साल तक, 3 साल से लेकर के 6 साल तक बच्चे को कहां भेजा जाएगा? 3 साल तक आंगनवाड़ी या फिर जो प्ले स्कूल होते हैं इसमें भेजा जाएगा, जहां बच्चा थोड़ा बहुत चीजों को बाकी बच्चों के साथ रहना सीखे, थोड़ा बहुत चीजों को, मतलब कोई ज्यादा बर्डन तरीका नहीं है। प्ले स्कूल में आप सभी लोग जानते हैं सर, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज के जमाने में हर कोई प्ले स्कूल में बच्चों को भेज रहा है, ठीक है? उसी तरीके से अब गांव के अंदर आंगनवाड़ी होती है, ठीक है? शहरों के अंदर प्ले स्कूल होते हैं। इस तरह की जो भी बाल वाटिका कह लो, आंगनवाड़ी कह लो, इस तरह की चीजें होगी। उसके बाद बच्चों 2 साल यानी कि क्लास, अब से क्लास स्टार्ट होगी। उसके बाद जब 6 साल का हो जाएगा बच्चा, उस समय क्लास स्टार्ट होगी, क्लास 1, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, यानी 6 से 8 साल हो गए, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। ये जो होगी ये भी बच्चे की फाउंडेशनल क्लासेस होगी। इसके अंदर भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई असेसमेंट, कोई पेपर, कोई कुछ नहीं लिया जाएगा। इसमें बच्चे का जो है फाउंडेशन, बच्चे की नींव को मजबूत किया जाएगा। इसके बाद शुरू होती है बच्चों क्लास, जो हमारा अगले जो स्टेज है, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसके अंदर बच्चों आपके 3 साल होंगे, क्लास 3rd, 4th और 5th, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है? एज हो जाएगी यहां पर 8 से लेकर के 11 साल तक, ठीक है? इसमें बच्चे के जो है, बच्चे के जो असेसमेंट है, बच्चे के जो एग्जाम है, इस तरीके की चीजें चलने लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो अगली स्टेज आएगी ना, मिडिल स्टेज, इस स्टेज के अंदर काफी बदलाव किया गया है। मिडिल स्टेज यानी कि जो 11 साल से लेकर के 14 साल तक, और क्लास की बात करें तो बच्चों 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक, यानी कि छठी, 7वीं और 8वीं, इस क्लास में बच्चे को क्या दिया जाएगा? इस मिडिल स्टेज, इसको मिडिल स्टेज बोला है,
इस स्टेज के अंदर बच्चे को ना एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा, यानी क्लास 6 से ही बच्चे को क्या दिया जाएगा? एक वोकेशनल सब्जेक्ट, और इसकी इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। बच्चा इसकी इंटर्नशिप, अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है बच्चों, देखिए, यानी बच्चा कोई भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाता है ना, कोई भी चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है, कोई भी स्किल बच्चा सीखना चाहता है, तो इसके लिहाज से बच्चों को एक वोकेशनल सब्जेक्ट अलग से दिया जाएगा क्लास 6 के अंदर, 6, 7, 8 के अंदर, यानी कि इस मिडिल स्टेज के अंदर, जिसमें क्या है, जिसमें बच्चा उस अपनी स्किल के अंदर निपुण हो सके। क्योंकि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि भाई अभी मान लो, अब पीछे से एक न्यूज आई थी कि एक हाई कोर्ट में पता नहीं पियोन की वैकेंसी थी, उसके लिए पीएचडी धारकों ने भी अप्लाई कर रखा था। तो ऐसा ना हो, ऐसी समस्याएं हमारे सामने आगे ना पैदा हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत सारी है, लेकिन उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, उनके पास स्किल के नाम पे कुछ भी नहीं है। अकेली डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 से ही शुरू करवा दी जाएगी, और इसके लिए बच्चे के लिए स्पेशल इंटर्नशिप लगेगी, यानी क्लास 6 से ही बच्चे को उस चीज के बारे में सिखाया जाएगा, ताकि बच्चे को आगे चल के, अब देखिए गवर्नमेंट कितने सारे रोजगार देगी, सरकारी नौकरी हर कोई तो नहीं लग सकता ना, और सरकारी नौकरी के बेस के ऊपर जो है वो देश तरक्की भी नहीं कर सकता। भाई सरकार ही सारा काम करेगी तो बच्चे और लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए बच्चे को, ताकि एक इस तरह से बिजनेस की लाइन में भी बच्चा जा सके, बच्चे के आगे अपॉर्चुनिटीज खुले, इसके लिए क्लास 6 से बच्चे को क्या दिया जाएगा बच्चों? वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है सेकेंडरी स्टेज, इसके अंदर बच्चों 9, 10, 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास, 9, 10, 11, 12, इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर बच्चे के ना जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी अब जो स्ट्रीम सिस्टम थी, अब स्ट्रीम सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये है फलाना दिकड़ा, आर्ट, कॉमर्स, ये कुछ नहीं है। अब बच्चा अपनी मनमर्जी से ही जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई अब नॉन मेडिकल लेंगे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही पढ़ सकते हैं, बाकी के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप फिजिक्स, पॉलिटिक्स, आप हिस्ट्री ये नहीं पढ़ सकते। अब पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिक्स भी पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी जो भी पॉलिटिक्स कहता हूं, अब वो पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स, आप केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। यानी जो स्ट्रीम सिस्टम है ना, ये खत्म कर दिया गया। मेरे को सबसे बेस्ट ये दो चीजें लगी भाई, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला और ये स्ट्रीम सिस्टम वाला। ठीक है, इसमें बच्चा ना बंद जाता है पूरी तरीके से। अब यहां पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। दूसरा बच्चों, एक फॉरेन लैंग्वेज भी कंपलसरी कर दी गई है, कि एक फॉरेन लैंग्वेज, आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, कि इस ये जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में एक फॉरेन लैंग्वेज, ताकि बच्चा अपना जो करियर है वो उस डायरेक्शन में भी ले जा सके। ठीक है, ये फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन सी है? इसमें जर्मन है, कोरियन है, फ्रेंच है, जापानी है, पुर्तगाली है, ये सारी लैंग्वेज है। आगे चल के हम लोग सारी चीजों के बारे में जानेंगे। आई थिंक कि इस चीज को आप लोग समझे होंगे, यानी कि 5 साल ये है, 3 साल ये है, 3 साल ये है, और 4 साल ये है। तो इसी का मतलब है 5, 3, 3, 4। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों इसके मेन पॉइंट की बात करते हैं। एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के जो मेन पॉइंट्स है उनके ऊपर बात करते हैं। एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात बच्चों, लगभग इसमें अंदर बहुत ही अच्छी मेन बात लिखी गई कि लगभग 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाया जाएगा। यानी 2 करोड़ बच्चे जो कि स्कूल छूट गया है, जिनका किसी भी कारणवश, उनको वापस से स्कूल लाया जाएगा। यानी कि कहने की मतलब है नए स्कूल बनेंगे, या स्कूल जो है उनमें सुधार किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है टीचर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय के अंदर। दूसरा पॉइंट है बच्चों, अब बच्चे की शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो संरचनात्मक समझ, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, न कि रोट लर्निंग के ऊपर। ऐसा नहीं है बच्चों जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, हमें ऐसे ही पढ़ाया गया था भाई, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे पढ़ाया गया था, रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। अब उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब ये कहा गया है पाठ्य, जो अपनी बुक्स है ना, जो पाठ्य पुस्तक कहते हैं उसको, बुक है, उसके अंदर भी चेंज किया गया है। उसके अंदर भी उसको भी थोड़ा सा कट डाउन करके मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया है, यानी बुनियादी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। मेन चीजों के ऊपर बच्चों को ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और बच्चों की जो संरचनात्मक समझ है, यानी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, न कि रट्टाफिकेशन के ऊपर, है ना। रोट लर्निंग पद्धति अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफी लंबे समय से चलती आ रही है, और इसको बदलना बहुत जरूरी था। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक कि आप लोग समझे होंगे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, स्कूल के अंदर जो मूल्यांकन है वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, न कि सबमिटिव। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है एवेल्युएशन। ठीक है, तो ये एवेल्युएशन है बच्चों, ये फॉर्मेटिव होना चाहिए, न कि सबमिटिव। अब सर फॉर्मेटिव और सबमिटिव क्या है? ठीक है, देखिए समेटिव में क्या होता है, समेटिव में जब कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद बच्चे का असेसमेंट या इसका एवोल्यूशन किया जाता है, जिसमें क्या होगा, बच्चा किसी प्रकार से, मान लो किसी बच्चे ने कोई चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, कोई अगर उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा,
फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बच्चे को, मान लो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी आप लोग तुरंत मेरे से पूछ लोगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई, है ना, या फिर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब बच्चे से, देखिए मान लो आप टीचर बनने जा रहे हो, अब बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ा दिया बच्चों को, आपने एक कंसेप्ट समझा दिया, कोई भी कंसेप्ट XYZ आपने समझा दिया, और उसकी के बिहाफ पे अगर आप बच्चों से सवाल करेंगे, बच्चों से सवाल पूछेंगे, तो अगर उसी समय आपको पता लग जाएगा ना कि बच्चा किस चीज में कमजोर है, ताकि इसको किसी दूसरे बेहतर ढंग से इस चीज को समझाया जा सके, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव, ठीक है। सबमिटिव क्या होता है, सबमिटिव का मतलब होता है कि जब कोर्स खत्म हो गया, आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया, ठीक है, बच्चे को आपने पढ़ा दिया, लास्ट के अंदर उसका इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो अब उस समय इस बच्चे को वो कंसेप्ट समझ में आया, बच्चों के अंदर इतनी समझ नहीं होती, बच्चों के अंदर खुद से इतनी समझ नहीं होती कि वो उठ के आपसे पूछ सके, तो अगर आपका साथ के साथ आप उसको असेसमेंट कर रहे हैं, साथ के साथ इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर जो शिक्षण व्यवस्था है, देखिए एक चीज मान लो ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया ना, हमारे साथ हमेशा होता था कि एक कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम लोग उससे रिलेटेड आगे वाले सारे हमारे क्या हो जाते थे, जीरो हो जाते थे, फिर आगे समझने का कोई मतलब नहीं, फिर तो जिसका याद नहीं है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और जाके अपने मुर्गे बन जाओ, ठीक है, ये हाल होता था, ठीक है, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं था। आगे बच्चों, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एवोल्यूशन पर ध्यान दिया गया है। सतत मूल्यांकन यानी कि साथ के साथ, वही जो बात कर रहा था ना मैं, कि साथ के साथ हम लोग क्या करें, इसका मूल्यांकन करें, ऐसा नहीं है कि कोर्स के एंड में जाकर के इस चीज को समझे। दूसरा बच्चों, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, ये जरूर नाम याद रखना भाई, परख, ठीक है, परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना होगी, जहां पर बच्चों की असेसमेंट करवाई जा सके। नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख नाम से इसकी स्थापना होगी। आगे बच्चों, यह सीखना कि कैसे सीखना, इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस, जो बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं इनको इस बात का पता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना, इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। यह नहीं कि भाई रट्टा मारना, बस ये सीखना है, सीखना नहीं है, ये सीखना कि कैसे सीखना है ना, ये कैसे समझ आ सके, कि टीचर को या बच्चों को ये समझाना कि भाई ये चीज, बच्चों को एक कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। अब मैं कहूं जिस तरह, और ये चीजें कैसे हो सकती है, ये चीजें एक्सपेरिमेंटल भी ज्यादा, आगे ये भी चीज आएगी कि बच्चे के अंदर ना जो एक्सपेरिमेंटल है चीजें, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब मान लो मैं इस लाइट के बारे में बच्चों को बताना है कि सर ये लाइट कैसे काम करती है, ठीक है, तो ये नहीं कि बस हाँ ये लाइट है, ये काम करती है, बात खत्म, कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बच्चे को ये सीखना है, ये समझना पड़ेगा कि इसको हम बच्चे को ये कैसे समझा सकते हैं, कैसे इस चीज को बच्चे को समझा सकते हैं बच्चे के दिमाग में, ताकि एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ऐसा इस लर्निंग के ऊपर कि भाई ऐसा कैसे सीखे, ऐसा यही सीखना होगा हमने को कि उसे कैसे सीखे किसी भी चीज को, है ना। दूसरा बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो लर्निंग है ना, जो अधिगम है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सब ये है, दिस तो यही है ना, ऐसे डंडा लेके खड़ा हो जाओ, जो होता था हमारे, ठीक है, ये पढ़ के लेके आओ, ये पढ़ के लेके आओ, तो ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है सर, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ये जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि इसके अंदर ना लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई साहब ये स्टैंडर्डाइजेशन की बस नहीं, यही करना, इतना ही करना, ये करना नहीं करना, नहीं, ये नहीं करता तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से सही, दूसरा तरीका नहीं, तीसरे तरीके से सही, इतना ज्यादा नहीं हो रहा तो थोड़ा सही, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा बच्चों, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता, 2 बार लिख दिया है, ठीक है, जैसे कि बच्चों रचनात्मक, तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, नवाचार, इसको पहचानना और उसका डेवलपमेंट करना, इस बात को समझिए। देखिए भाई बच्चे के अंदर है ना, आपको पता है हर बच्चे के अंदर ना अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है, अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज होती है, कैपेसिटीज होती है, ठीक है। उन चीजों को पहचानना, बच्चे के अंदर कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, बच्चे के अंदर क्या एक एबिलिटी है, क्या अलग प्रकार की बच्चे के अंदर क्षमता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसी चीज का विकास करना, उसी चीज को डेवलप करना, ठीक है, कि बच्चा किस चीज के अंदर अच्छा है, बच्चे की कैसी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, बच्चा कितना सोच पा रहा है, बच्चा कितने विजुअलाइज कर पा रहा है चीजों को, उसकी कितनी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, इन सभी चीजों को, क्षमता को पहचानना और उनका विकास करना। कि हो सकता है किसी बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग हो, कई बच्चे बहुत कम क्रिटिकल थिंकिंग, तो इस चीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उसके अंदर विकास करना, कि उसके अंदर सुधार करना, कैसे इसके अंदर सुधार किया जा सके, ताकि बच्चा जो है आगे चल के बच्चे को किसी, आज भी देखिए सर, आज भी आपको पता नहीं, मैं डील करता हूं बच्चों के साथ,
तो मैं बता सकता हूं, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आज भी बच्चे मतलब बीएड कर ली है उन्होंने, एमए कर ली है उन्होंने, मास्टर्स कर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, लेकिन आज भी भाई साहब उनको समझाना, मतलब मैं कह रहा हूं इतना महाभारत काम है भाई, समझ नहीं आता यार ऐसे, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो ये क्योंकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा सबकी बात नहीं कर रहा, एक आध परसेंट की बात कर रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जीरो है लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग, बुरा नहीं मानना सर, इसके अंदर थोड़ी सी सच्चाई है, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, 1-2% की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं डील करता हूं तो मेरे को पता है, मैं बता रहा हूं। तो ऐसा समस्या आगे ना आए, तो बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इस चीज को डेवलप करना है, इस चीज का बच्चे के अंदर सुधार करना है। अगला जो पॉइंट है बच्चों, ये कह रहा है समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, यानी कि ये क्या है भाई, ये पॉइंट की उसके अंदर लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब क्या है कि भाई सभी को एक समान शिक्षा दी जाए, किसी को भी जेंडर बेस या उसकी ऐसा नहीं कि भाई अमीर है तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाए, उसको अलग तरीका शिक्षा दी जाए, और कोई गरीब बच्चा है तो उसको अलग शिक्षा दी जाए, नहीं, सभी के लिए लर्निंग, सभी के लिए एक समान होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, क्लास के अंदर सब बच्चे एक समान होने चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी हीन भावना बच्चों के प्रति नहीं होनी चाहिए। दूसरा बच्चों, स्कूल में जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए बच्चों, अधिगम है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, है ना, न कि रट्टाफिकेशन, न कि रोट लर्निंग। क्या होना चाहिए बच्चों, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर है ना सीखने की क्षमता विकसित होगी। इससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से जो चीज बच्चों को सिखाते हैं ना आप, तो एक्सपेरिमेंट से बच्चों के लिए वो चीज सीखना ज्यादा अच्छा रह जाता है, और लंबे समय तक आप चीजों को पता होगा, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। आपने साहब जब अगर साइंस स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है, तो मैं साइंस स्टूडेंट तो मैं वैसा ही एग्जांपल लूंगा, आपने लैब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई भी रिएक्शन की है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन की है, अगर आप उसको अपने प्रैक्टिकल किया तो आज भी वो आपको 10वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की आपको याद है। लेकिन जो थ्योरी आपने पढ़ी, मैं कहूं सर केमिकल रिएक्शन वाला वो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में से शायद आपसे पूछे तो आपको याद नहीं होगा। थ्योरेटिकल चीजें याद नहीं होती, रट्टाफिकेशन वाली चीजें याद नहीं होती, प्रैक्टिकल चीजें जो है वो ज्यादा लंबे समय तक याद रह पाता है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है साहब, है ना, इंसान का कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ता है प्रैक्टिकल चीजों के अंदर, न कि थ्योरेटिकल चीजों के अंदर, ठीक है। तो बच्चे का जो रट्टाफिकेशन है उसको कम करके, उसको बंद करके, रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल है, वो जो लर्निंग है वो पूरी की पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है, यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म। मल्टी लैंग्वेजिज्म का मतलब क्या है कि अलग अलग भाषाएं, आपको पता है भारत के सभी राज्यों के अंदर, सभी स्टेट के अंदर हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो अलग अलग भाषाओं, यानी मातृभाषा वहां की जो मदर टंग है, आगे चल के वो भी पॉइंट आएगा, तो अलग अलग भाषाओं क्लास के अंदर या जो भी अलग अलग सब भाषाओं को क्या देना है, सब भाषाओं को प्रोत्साहन देना है, यानी डाइवर्सिटीज। ऐसा नहीं है कि सर हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया कि भाई साहब सारे ही लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे तो फिर उनकी जो मदर टंग है वो छूटी जाएगी। और एक और बात बताऊं, ठीक है, अगर हम लोग किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को नहीं, यहाँ की भी बात कर ले, अपने यहाँ की भी बात कर ले, अगर आप उसको उसकी लोकल लैंग्वेज, मदर टंग के अंदर आप कोई चीज समझाते हैं तो वो ज्यादा कैचिंग पावर ज्यादा होती है बच्चे के अंदर, मतलब जल्दी उसको बच्चा कैच कर पाता है, जल्दी उसको समझ पाता है, अगर उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में समझाया जाए कोई चीज, है ना, आम उसकी जो भाषा, वो नॉर्मल जो भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर अगर बच्चे को मैं हिंदी भाषा में ही सारी चीजें समझाऊं, ठीक है, तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं कहूं कि नहीं हिंदी भाषा, इंग्लिश कंपलसरी है भाई, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहां की जो मदर टंग होती है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसको हमेशा प्रोत्साहन देना है, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर समझ में आएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे का, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें भाई, आगे है कक्षा 8 तक अधिगम का माध्यम मातृभाषा, मदर टंग या स्थानीय लोकल लैंग्वेज होगा बच्चों। क्लास 5th या क्लास 8 तक, ठीक है, क्लास 5th या क्लास 8 तक बच्चों क्या होगा, क्लास 5th या क्लास 8 तक जो अधिगम यानी लर्निंग का जो मीडियम है वो मदर टंग ही रहेगा, या फिर वहां की कोई लोकल भाषा रहेगी, यानी जो मराठी है तो मराठी, पंजाबी है तो पंजाबी, हिंदी है तो हिंदी, ठीक है। तो जो मदर टंग होगी, वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी, उसी लोकल लैंग्वेज के अंदर रहेगा जो मीडियम रहेगा, ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर एक समझ डेवलप हो। उसके बाद कह रहा है भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला को क्या अपनाया जाएगा कि भाई एक तो उसकी मदर टंग होगी, भाई हिंदी है तो हिंदी हो गई, ठीक है, हिंदी है तो हिंदी हो गई, बाकी क्या कहते हैं उसको, एक दूसरी अलग लैंग्वेज हो जाएगी, मतलब एक सेकंड लैंग्वेज मान लो इंग्लिश हो गई,
है ना, और थर्ड लैंग्वेज क्या होगी बच्चों, एक एक्स्ट्रा क्लासिकल लैंग्वेज भी उसको दी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में क्लासिकल लैंग्वेज अलग अलग होती है, संस्कृत होती है, तमिल होती है, कन्नड़ होती है, मराठी होती है, ठीक है, तेलुगु होती है, ये अलग अलग बच्चों लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जाएगा। दूसरी बात बच्चों, इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला में भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। एनईपी के अंदर हर मामले के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों, हर मामले के अंदर लचीलापन रखा गया है, स्टैंडर्डाइजेशन कहीं भी नहीं है, ठीक है। फिक्स कोई चीज कहीं भी नहीं है कि ये चीज आपको बस कंपलसरी कर दी गई, ये तो करना ही करना है, यानी कि उसके डंडा अड़ा दिया कि ये तो काम करना है ना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरी नहीं कि भाई साहब किसी के ऊपर थोपना नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसके अंदर भी, ठीक है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा, अभी हम बात कर रहे थे कि क्लासिकल लैंग्वेज भी होगी कक्षा 6 के लिए, बच्चों के लिए एक अलग से इसकी क्लासिकल लैंग्वेज होगी, ठीक है, ताकि उस लैंग्वेज का भी बच्चे को ज्ञान हो, उस भाषा का भी बच्चे को ज्ञान हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कह रहा है सेकेंडरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल मतलब वो जो मैंने बताया था 9वीं से लेकर 10वीं तक, वहां पर बच्चों को एक एक्स्ट्रा फॉरेन लैंग्वेज, एक एक्स्ट्रा फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, जैसे कि कोरियन है, जर्मन है, पुर्तगाली है, स्पेनिश है, रूस है, फ्रेंच है, थाई है, जापानी है, कोरियन दोबारा आ गए, ठीक है। हाँ, ये जो लैंग्वेज है, ये सारी की सारी लैंग्वेज, ये बच्चों आपके सी टेट वगैरह के इनके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है बच्चों, ये बच्चे को सिखाई जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पर, यानी 9th से लेकर के 12th लेवल पर, यानी कि बच्चा यहां भी इस फील्ड में भी अपना करियर जो है वो, अब बच्चों को क्या करता है, बहुत सारे लोग अब लैंग्वेज सीख रहे हैं, बाद में लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कह लो +2 करने के बाद अलग लैंग्वेज सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है, सेकेंडरी लेवल पर ही, यानी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक ही बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, ताकि बच्चा आगे चल के इन फ्यूचर अपना जो करियर है वो उस डायरेक्शन में भी ले जा सके, ठीक है। नई शिक्षा नीति भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर बल देती है, यानी एक भारत, पूरे भारत के अंदर हर किसी को एजुकेशन मिलना कंपलसरी है, और तभी भारत क्या बन सकता है बच्चों, श्रेष्ठ भारत बन सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस जो प्लान है, ये जो पहल है भारत सरकार की, इसके ऊपर नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से बल देती है, पूरी तरीके से इस चीज के ऊपर डिपेंड है, इस चीज के ऊपर आधारित है, इस चीज को हमेशा इंप्लीमेंट करती है कि भाई पूरे भारत के अंदर सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, है ना। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है उसके अंदर भी ये चीज लिखी गई है, जो 17 गोल हमारे हैं पूरी यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बनाए हुए हैं, चलो वो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूं, तो उसी चीज की ओर अग्रसर होते हुए हम लोगों ने इस चीज को अपनाया है कि भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि पूरे भारत को एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो पूरा भारत अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर पाएगा। उसके बाद बच्चों दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए भी क्या है बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए भी अपना ये है, एक एक्ट आया था बच्चों 2016 के अंदर, इस एक्ट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना, RPWD एक्ट 2016, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी इसके अंदर बच्चों 21 जो है, पहले 7 होती थी, 2016 के अंदर 21 डिसेबिलिटीज बताई गई है, ठीक है, कि 21 तरीके से डिसेबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है किसी का हाथ काम नहीं कर रहा हो, आंख काम नहीं कर रही हो, वो अलग अलग तरह की 21 डिसेबिलिटीज है। यहां पर वो जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, फिजिकल डिसेबल जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी एजुकेशन कंपलसरी है बच्चों, ये एक्ट यही कहता है, 2016 एक्ट यही कहता है, RPWD एक्ट 2016 ये कहता है कि जो दिव्यांग है उनके लिए भी एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है। तो उनके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसा नहीं कि भाई जो दिव्यांग है, जो डिसेबल्ड है, उनको अलग तरह से अगर आप अलग ले जाकर के शिक्षा दोगे तो उनके अंदर थोड़ा सा जो मेंटली है उनके अंदर क्या आएगा, थोड़ा सा कि नहीं यार, थोड़ी सी हीन भावना पैदा होगी। तो नहीं, सबको एक साथ शिक्षा अगर हम लोग देंगे, कंबाइंड एजुकेशन करेंगे, तो बच्चों उनके जो एक जो गैप आता है ना, जो गैप आता है वो गैप खत्म हो जाएगा। दूसरे बच्चों, नई शिक्षा नीति के अनुसार दिव्यांगों के लिए, जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, इनके लिए तकनीकी के माध्यम से उपयुक्त इमारती ढांचा तैयार किया जाए जिससे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कर सके। एक कंपलसरी दिव्यांग सभी बच्चों के लिए भाई एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है, दिव्यांगों के लिए भी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों, इसके अंदर की भाई आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, आज के जमाने में बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो इसी के हिसाब से बच्चों जो बिल्डिंग है उसका ढांचा इसी के हिसाब से, इसी तरीके से तैयार किया जाए
जिससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उसके अंदर दिव्यांग बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी मतलब फुली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो सारी फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए। ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे स्कूल का निर्माण ऐसे तरीके से करना चाहिए ताकि वो बच्चा आसानी से, आसान तरीके से समझ सके, पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो अपना सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, उसकी जो बुक्स है उसके अंदर भी उसको भी थोड़ा सा कट डाउन किया गया है, ठीक है, कट डाउन किया जाएगा, मतलब गया तो क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है कि आने वाले समय में ये चीजें कर दी जाएगी, ठीक है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करके ओनली और ओनली मेन पॉइंट के ऊपर बच्चों फोकस किया जाएगा, ठीक है, जो मेन पॉइंट है उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा, यानी कि जो जरूरी चीजें, ऐसा नहीं कि भाई साहब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर काम की चीज मिलती है इतनी की, पढ़ाया इतना सारा जा रहा है, काम का मिलता है इतना सा, नहीं, ऐसा इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, इस चीज को बच्चा पहले ही देख के घबरा जाएगा, तो सिलेबस को कट डाउन किया जाएगा, मेन चीज है, मेन पॉइंट है, उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों प्रोग्रेस कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई साहब, है ना, रिपोर्ट कार्ड कह लो, ये बड़ी खतरनाक चीज है, इस नाम पे बहुत सारे लोग पिटे हो गए, खैर मैं तो नहीं पिटा हूं, ठीक है नहीं पिटा हूं, सच में नहीं पिटा हूं, कभी देखा ही नहीं घर वालों ने, ऐसी बात नहीं, देखते तो भी नहीं पिटता। प्रोग्रेस कार्ड को नया स्वरूप दिया जाएगा, अब वो नहीं है कि भाई साहब तुम्हारे बच्चे के आए हैं 60% नंबर और पड़ोस वाले बच्चे के आए हैं 80% नंबर, नहीं 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 नहीं, तो बच्चे रामखोर, सारे दिन तू घूमता रहता है, खेलता रहता है, ये करता रहता है, वो करता, आवारागर्दी, ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब बच्चों जो अपना जो प्रोग्रेस कार्ड है, इसको एक नया ढांचा दिया जाएगा। प्रोग्रेस कार्ड जो होगा बच्चों, ये मल्टी डायमेंशनल होगा, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर प्रोग्रेस कार्ड के अंदर केवल आपके मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, केवल आपके एकेडमिक मार्क्स नहीं होंगे, उसके अंदर बच्चे के अंदर जितना भी, बच्चे का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, कितना बच्चे ने किस फील्ड के अंदर कितना विकास किया है, कितना इसका क्रिटिकल थिंकिंग है, कितना क्रिटिकल तरीके से सोच सकता है, कैसा प्रैक्टिकल है, कैसा इसकी लर्निंग स्किल है, कैसा इसकी स्पीकिंग स्किल है, कैसे किस तरह से व्यवहार करता है, कैसा इसका बिहेवियर है, सारी चीजों के बारे में बच्चों, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होगा। जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो मल्टी डायमेंशनल होगा, बच्चे की हर प्रकार की स्किल के ऊपर बात करेगा। ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक मार्क्स दिखाए और बात खत्म, नहीं, ऐसा प्रोग्रेस कार्ड नहीं होगा। प्रोग्रेस कार्ड जो होगा वो मल्टी डायमेंशनल होगा। इसके अलावा बच्चों, ये तो बात थी बच्चों के लिए, अब बच्चों के साथ साथ बच्चों नई शिक्षा नीति में टीचर्स के लिए भी एक बहुत मतलब चेंज किया गया है, एक बदलाव किया गया है। ये कह रहा है बाय 2030 मिनिमम डिग्री ऑफ टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। बच्चों 2030 तक, 2030 तक मतलब जल्दी से नौकरी लाग जाओ तुम, 2030 तक अब नए बच्चे आएंगे, ठीक है, जिनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको टीचिंग के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपके 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, अब आगे 2030 के बाद इन्हीं को ही लेना है। तो बच्चे जो टीचर है उनके लिए अभी अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, तो 2030 तक तुम्हारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आनी है, स्कूल भी बहुत सारे खुलने हैं, वैकेंसीज भी बहुत सारी आनी है, तो अभी से जल्दी से लग जाओ, नहीं तो अपना कोई दूसरा काम धंधा पकड़ दो भाई। लेकिन 2030 तक बच्चों ये कंपलसरी हो जाएगा टीचर के लिए भी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी एनईपी 2020 न्यू शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको जो जो मेन पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है, एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई गलती लग गई हो, फिर भी बाई चांस कोई चीज छूट गई हो, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और भी जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं आप लोग बस कमेंट कर दिया करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब है टाटा।